नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहता हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं दुनिया भर में विख्यात हुए और कथा सम्राट कहलाए। आज हम उनकी मशहूर कहानी दो बैलों की कथा, जो आपकी पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ है, हम इसे एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिसे सुनकर उस महान कहानीकार की यादें ताज़ा कर लीजिए। उसके बाद हम पाठ की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था, अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहां और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु हीरा मोती ने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डालीं और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, किंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर तो दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने।
अभी पेट भरा भी न था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि, सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां न चारे का प्रबंध था न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागीं, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, एनिमेटेड स्टोरी से आपको कहानी का संक्षिप्त परिचय मिल ही गया होगा। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। ये दोनों बैल सीधे सादे लोगों का प्रतीक है। दोनों को बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोनों अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। लेखक ने दो बैलों की कहानी में यह भी बताया है कि किसी भी जानवर के सीधेपन के कारण उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कहानी यह भी संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, तो उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। कहानी दो बैलों के बीच घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। साथ ही पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब हम पाठ की ओर जाएंगे। सबसे पहले पहली अन्युति देखेंगे। अन्युति में शब्दार्थ के साथ मैं व्याख्या प्रस्तुत करने वाला हूँ। जिनको शब्दार्थ चाहिए वे कृपया एक कॉपी आपके सामने रखिए। तो पैराग्राफ पर आइए। तो पैराग्राफ स्क्रीन पर है, वो देखकर आप उसका शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। जानवरों में गधा
सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सरल है, उसमें एक शब्द है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मतलब मूर्ख, फूल। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। और एक शब्द है परले दर्जे का बेवकूफ़, मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ़ या महामूर्ख या नंबर 1 फूल कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को हम मूर्ख कहना चाहते उसे हम गधा कहते हैं। तो बच्चों, जानवरों में किसे सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है? उत्तर है गधा। गधे को हम सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि वह सीधा और सहनशील जानवर है। दूसरा प्रश्न है, हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं? निरा मूर्ख बताने के लिए। वो केवल मूर्ख है तो मूर्ख व्यक्तियों के लिए हम उसे क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ दूसरा एक जानवर है, वो गाय है। गाय के बारे में दोनों की तुलना करके बताना चाहते हैं कौन मूर्ख है, कौन कम मूर्ख है। तो यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता। एक शब्द है निरापद। निरापद सहिष्णुता मतलब ऐसी सहिष्णुता जिसमें कोई खतरा ना हो। तो एक प्रकार से ये सहिष्णुता से गधे को या हम मनुष्य को कोई खतरा या हानि नहीं होती है। निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। ये पदवी मतलब स्थान, जिसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो लोग क्यों इस गधे को इस तरह बेइज्जती करते हैं वो बताना मुश्किल है। लेखक का मानना है उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसको ये स्थान दे दिया है या सीधेपन ने ये स्थान दे दिया है। और दूसरा एक जानवर है गाय। तो ये दोनों की तुलना करके लेखक कहना चाहते हैं गधे से कम बेवकूफ़ है गाय, क्योंकि गाय कभी कभी क्या करती है? सींग मारती है। कुछ करने से सींग मारती है। ब्याई हुई गाय, एक शब्द है ब्याई हुई। ब्याई मतलब जो गाय अभी अभी बछड़े को जन्म दी हो, तो उस गाय को कहते ब्याई। तीसरा एक जानवर है कुत्ता। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। यहाँ कुत्ता भी कैसा जानवर है? गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है। लेकिन लेखक यह कहना चाहते हैं किसी भी स्थिति में गधे को क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। तो हम क्या करते? उसको गधे को मारते हैं और कभी कभी उसको खाने के लिए चारा देते समय सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। तो इस तरह एक प्रकार से ऐसा जानवर है वो असंतोष प्रकट नहीं करता है। वैशाख में, वैशाख या वैशाख गर्मी का महीना है।
चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, तो गधा क्या करता है, वैशाख के महीने में खुश होते देख सकते हैं। कुलेल, कुलेल का शब्द है, शब्द का अर्थ है खेलना, क्रीड़ा करना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख के अलावा दूसरे जो अन्य महीनों में गधे को खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर मतलब किसके चेहरे पर, गधे के चेहरे पर एक विषाद, विषाद मतलब दुख या पीड़ा, स्थायी रूप से छाया रहता है। स्थायी मतलब परमानेंटली। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देखा। तो गधा चाहे सुख हो, दुख हो, हानि, हानि, लॉस, लाभ, प्रॉफिट, किसी भी स्थिति में क्या नहीं करते, उसमें कोई फर्क नहीं, वो उसमें नहीं देख सकते, बदलते नहीं देख सकते, हमेशा एक समान रहता है वो जानवर। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। इस तरह लेखक ये कहना चाहते, ऋषि मुनियों में जो गुण हैं वो गुण कहाँ देख सकते हैं हम, गधे में देख सकते हैं। तो पराकाष्ठा एक शब्द है, पराकाष्ठा मतलब टॉप मोस्ट, पराकाष्ठा अर्थ है चरम सीमा, सर्वोच्च सीमा और सर्वोत्तम सीमा, सर्वश्रेष्ठ सीमा, सबसे श्रेष्ठ सीमा और श्रेष्ठतम सीमा, बहुत सारे शब्द है पराकाष्ठा के लिए। एक्सट्रीम एंड अंग्रेजी में कहते हैं चरम सीमा के लिए, ठीक है। और स्थायी ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। तो ऋषि मुनियों के गुण किस में देख सकते हैं, किस जानवर में देख सकते हैं, गधे। पर आदमी उसे क्या कहते, आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक कहना चाहते हैं मनुष्य क्या करते हैं, सद्गुणों का, अच्छे गुणों का क्या करते हैं, अनादर करते हैं, अनादर अपमान करते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक का मानना है सीधापन इस संसार के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। सो सीधे लोगों की या उसी प्रकार अच्छे सद्गुणी लोगों का अपमान संसार के लोग करते हैं। उसका स्पष्ट उदाहरण है, हम इतने सारे गुण होने के बावजूद भी गधे को बेवकूफ़ कहते हैं। तो बच्चों इधर एक प्रश्न है, विषाद स्थायी रूप से किसके चेहरे पर छाया रहता है? उत्तर सरल है, गधे के चेहरे पर। ऋषिमुनियों और गधों में क्या समानता देखी गई है? ऋषिमुनियों की तरह गधे भी सुख दुख हानि लाभ सभी दिशा में एक समान रहता है। तो पैराग्राफ स्पष्ट है, शब्दार्थ भी आप नोट कर चुके हैं। बच्चों एक शब्द का अर्थ बताना भूल गया, शब्द है कदाचित। कदाचित में शायद, शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त मतलब सूटेबल नहीं है। तो यहाँ लोग सद्गुणों को अनादर कैसे करते हैं? उत्तर स्पष्ट है, सहनशील लोगों को गधा कह के। तो दूसरी पंक्ति की ओर जाएंगे। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों की दुर्दशा कहाँ हो रही है? अफ्रीका में। उस समय की आज़ादी से पहले की बात है। तो वहाँ क्या कहते हैं, भारतीय लोग वहाँ रहते थे, उनकी दुर्दशा, दुर्दशा बुरी दशा, दुर्दशा बैड कंडीशन। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, तो भारतीयों को वहाँ प्रवेश निषिद्ध था। बेचारे शराब नहीं पीते। बेचारे को किसको कह रहे हैं? बेचारे मतलब भारतवासी। बेचारे भारतवासी क्या नहीं पीते? शराब नहीं पीते। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। भारतीय क्या कहते हैं? कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब मुसीबत के लिए पैसे बचा कर रखते हैं। तो ये अच्छे गुण देख सकते हैं। भारतीयों में बहुत सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी क्या करते हैं? उसे किस दृष्टि से देखते हैं? निम्न दृष्टि से देखते थे।
अफ्रीका में या अमेरिका में भी। जी तोड़कर काम करते हैं कौन? भारतवासी जी तोड़कर, दिल लगाकर काम करते हैं। कोई भी काम मिलने से उस तरह काम करते, दिल लगाकर, मन लगाकर काम करते। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते भारतवासी, बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ऐसे करने वाले लोग भी नहीं हैं। हम अहिंसा पर बल देने वाले लोग हैं, सद्गुणी हैं, फिर भी दुनिया वाले क्या करते हैं? दुनिया वाले हमें किस तरह देखते? एक बुरी नज़र से देखते हैं। चार बातें सुनकर गम खा जाते। गम मतलब वो चिपकाने वाली गम नहीं है। गम खाने का अर्थ है शांत रहना। भारतवासी दूसरों की बातें सुनकर कैसे रहते? शांत रहते हैं, फिर भी बदनाम है। फिर भी भारतवासियों का बदनामी हो रहा है। दे आर गेटिंग बैड नेम, कहीं भी हो, ठीक है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं? ये भारतवासी जीवन के आदर्श, श्रेष्ठता, आदर्श मतलब श्रेष्ठता को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो भारतवासी कैसे आदर्श पर बल देते हैं, फिर भी उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते हैं दुनिया वाले। यदि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब है जोरदार प्रतिक्रिया करना या दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। सिंपल है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फॉर टैट कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो भारतवासी ऐसे नहीं है, शांत रहते हैं, फिर भी वे बदनाम हैं। बच्चों वो पंक्ति एक बार देखिएगा। अगर वे भी मतलब भारतीय, वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। सभ्य मतलब भले या श्रेष्ठ, सिविलाइज्ड सभ्य। सभ्य का विलोम शब्द है असभ्य। तो लेखक का मानना है भारतवासी जो उसी प्रकार किसी के विरुद्ध बोलते नहीं, उसके विरुद्ध कुछ करते नहीं, यदि ऐसा करने से लेखक का मानना है भारतवासियों को सभ्य कहलाते, दुनिया वाले सभ्य कहलाते। तो दूसरा एक है जापान की मिसाल सामने है। जापान का मिसाल मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब गिनने लायक बना दिया। तो ये जो गांधीयन पॉलिसी है, अहिंसा नीति है, वहाँ उस पर लेखक बल देना चाहते हैं। तो जापान क्या करते हैं? वो दूसरे देशों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर भी दुनिया वाले उन्हें क्या मानते हैं? सभ्य मानते हैं। भारतवासी क्या करते हैं? हिंसा करने पर भी वो अहिंसा का रास्ता अपनाने वाले लोग हैं। तो इसलिए लेखक ये जो आखिरी जो पंक्ति है उसमें बता दिया है। दूसरी अन्यति है, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थों में बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ एक शब्द है बच्चिया के ताऊ, इसका अर्थ है महामूर्ख। तो लेखक का मानना है गधा सबसे बड़ा मूर्ख जानवर है, उससे कम मूर्ख एक जानवर है, वो है बैल। गधे से मिलते जुलते अर्थों में हम बैल को बच्चिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेखक का मानना है कुछ लोग क्या करते हैं? बैल को
बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेखक इससे सहमत नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। बैल क्या करता है, कभी कभी उसे कुछ करने से मारता है, लेकिन गधा किसी को मारता पीटता नहीं है, मारता नहीं। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल मतलब जिद्दी है, मतलब कोई काम देने से काम नहीं करेगा। देखा होगा कुछ करना नहीं चाहते, चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ बच्चों को काम देने से काम करेंगे नहीं, बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, उत्सुकता नहीं है। हाँ, वो विचार है। अड़ियल बैल कहते हैं। अड़ियल बैल में भी अड़ियल होता है, जिद्दी बैल कहते हैं। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कौन? बैल। बैल क्या करता है, बैल कभी कभी अलग तरीकों से, रीति मतलब तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो ये पोजीशन देखे तो पहला स्थान जो है गधे को, दूसरा स्थान हम बैल को देंगे। कारण बैल क्या करता है, बैल कभी कभी जिद्दी, बैल को देख सकते हैं, कभी कभी वो सींग भी मारता है, इसलिए तो इसका स्थान दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है। और यहाँ एक प्रश्न है, तो इसको बैल के बारे में लेखक की राय क्या है? तो लेखक का मानना है वो गधे से कम बेवकूफ़ है। और गधे का, और दूसरा एक क्वेश्चन भी आ सकता है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? उत्तर सही है, बैल। उसका उत्तर भी वही होता है। बैल क्या करता है, कभी कभी बैल कभी मारता है, कभी कभी काम के लिए अड़ जाता है, काम करना नहीं चाहता है। ऐसा करके वो क्या दिखाता है, वो उसका असंतोष दिखाता है, काम नहीं करना चाहता है। हाँ, असंतोष दिखाता है। वो कौन सा, ये नहीं तो ये पूछा जा सकता है कौन सा भाव प्रकट करता है। हाँ, ऐसा अड़ियल जो बैल तो असंतोष का भाव प्रकट करता है। तो मूर्ख के लिए को दूसरा एक प्रश्न है, मूर्ख के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ में इन्वर्ट कॉमा दिया है, बच्चिया के ताऊ। बच्चिया के ताऊ मतलब उसका अर्थ निकलेगा मूर्ख। तो बच्चों, आप वीडियो में देख चुके हैं दो बैलों की कहानी की संक्षिप्त जानकारी आपको मिली होगी। तो हम कहानी की ओर चलते हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी वो किसान का नाम है, काची किसान है। झूरी किसान के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। बढ़िया नाम है ना। दोनों पच्चाई जाति के थे। यह क्या बात है, एनिमल्स के भी जाति पूछ रहे। पच्चाई मतलब एक ब्रीड है। आपको मालूम है, अलग अलग गाय है तो या बैल है, गाय बता सकते हैं। गाय के अलग अलग ब्रीड है, नस्ल है, मालूम है। देखने में सुंदर, ये दोनों हीरा और मोती कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस अलर्ट होते हैं, चौकस। डील में ऊंचे, वो अंग्रेजी का डील नहीं है, इधर हाइट है, कद में ऊंचे कद के। तो इसी प्रकार के बैल को देख सकते हैं। इधर खेतीबाड़ी के लिए बैलों का यूज़ करते, या उसी प्रकार बुल्लकाट में वो सब देखा होगा। और देखा होगा आप तमिलनाडु में जो बुल फाइट होते हैं ना, उसमें भी देख सकते हैं, ऐसे बैल देख सकते, कद में ऊंचे होते और देखने में सुंदर होता, अलर्ट होते। बहुत दिनों साथ रहते ये दोनों बैल हीरा और मोती बहुत दिनों तक साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। भाईचारा आपको मालूम है, ब्रदरहुड। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये दोनों कैसे अपने मन की बातें प्रकट करते थे? मूक भाषा में। मूक मतलब मौन भाषा में। मूक है, मूक प्राणी कह सकते हैं, एनिमल्स को मूक प्राणी कह सकते हैं। और क्या करते हैं? विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय मतलब कम्युनिकेट कर लेना, आदान प्रदान करना, मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा देना। तो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। तो एक दूसरे की भाषा जानवर समझते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम, मनुष्य को नहीं मालूम। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। लेखक का माने उसमें ऐसी गुप्त
शक्ति, गुप्त मतलब छिपी हुई शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य को वो भाषा समझने की सिद्धि या गुण जो है प्राप्त नहीं है, वो उसमें से वंचित है। मानते हैं सभी जीवों में श्रेष्ठ है मनुष्य, लेकिन पशुओं की मुख भाषा या साइलेंट लैंग्वेज या उस तरह की भाषा समझने में असमर्थ है, बताते हैं लेखक का मानना है। तो मनुष्य क्या करते, श्रेष्ठता का दावा करते, सभी जीवों में श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उसमें कौन सी शक्ति नहीं है, एनिमल्स की भाषा समझने की शक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। प्रेम प्रकट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक दूसरे को चाटते हैं, मालूम है एनिमल्स, और उसी प्रकार सूंघते हैं, मतलब स्मेल करके प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। क्या करते दोनों? सींग, सींग मतलब मालूम है आपको, होन जो है ना उसे मिला लिया करते, सींग सींग मिला लेते। वो भी कैसे? विग्रह के नाते नहीं। विग्रह आपको मालूम है, समास विग्रह मालूम है, समास विग्रह, विग्रह इधर अलग करना नहीं है, लड़ाई। विग्रह का मतलब इधर लड़ाई के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, जस्ट एन एंटरटेनमेंट जो कह सकते हैं, विनोद हंसी मजाक के लिए क्या करते, दोनों सींग मिलाते हैं। आत्मीयता के भाव से। कैसे सींग मिलाते? आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते होते धौल धप्पा होने लगता है। यदि फ्रेंडशिप थिक फ्रेंडशिप है तो हाँ क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा मतलब स्नेहवश एक दूसरे को चपत लगाना है, स्लैपिंग विथ लव को कहते हैं, उसमें होते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। तो दोस्त लोग क्या करते हैं, गहरी दोस्ती होने के बाद एक दूसरे से क्या करते हैं, इसी प्रकार हंसी मजाक करते हैं। नहीं तो वो फ्रेंडशिप कैसा होता है, एक बार से फुसफुसी, एक बार से क्या होगा, दैट मच इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ठीक है, हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे दोस्तों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो जो एक प्रकार से अपने पर क्या कर लेना, चिपक जाने वाले या उसी प्रकार हाइड करके बिहेव करने वाले, मन में कुछ रख कर बातें करने वाले दोस्तों पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्ती में कोई दुराव छिपाव ना हो, सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंडशिप होने के बाद उसमें कोई दुराव छिपाव ना हो, एक दूसरे के मन की बात आपस में बांट ले और कुछ हाइड करके ना रखे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, दोनों गाड़ी में जोत देने से कैसे चलते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। तो इस तरह फ्रेंडशिप है दोनों में, दोनों जो ही एक दूसरे की भलाई चाहता है। तो देखे ये सोचता है दूसरे को मेरी वजह से कष्ट ना हो, बहुत बढ़िया सोच है। एनिमल्स है फिर भी सोच देखिए, गर्दन पर ना रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, खुलने का मतलब इधर जो है ना आज़ाद हो जाना, काम से काम पूरा करके निकलना। खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। क्या कर लेते, काम के बाद थकावट महसूस करेंगे तो आपस में क्या करते, एक दूसरे को चाट कर उस थकान को मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नाद में, नाद देखा होगा, ये चारा वगैरह डालने के लिए एक जगह होती है, तो आप वीडियो में देखा होगा, वहाँ एक नाद का पिक्चर है, नाद देखा, उधर खली भूसा वगैरह क्या कहते हैं, एनिमल्स को खाने के लिए कहते हैं। तो जो चीज़ें चाहिए उसे उसमें डाल देते नाद में। खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, देखा। तो इसी प्रकार
दोस्ती हो गई उन दोनों में, और ये करते दोनों साथ साथ रहते रहते इस तरह का एक क्या हो गया, गहरी दोस्ती हो गई।